नमस्कार साथियों, सुरेन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं यूजीसी नेट हिंदी की सातवीं इकाई, सातवीं नहीं आठवीं इकाई। सातवीं इकाई पढ़ ली है, हिंदी कहानी की थी। छठी इकाई पढ़ ली है, हिंदी उपन्यास की थी। आठवीं इकाई हिंदी नाटक से संबंधित है, जिसमें कुल 14 नाटक शामिल हैं। और इन 14 नाटकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम अध्ययन जो है वो करेंगे। एक निवेदन है आपसे कि ये वीडियो जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, साथियों के पास शेयर करें, ताकि वो इस सिलेबस से भी वाकिफ़ हों और इन प्रश्नों से भी वाकिफ़ हों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 नाटक कौन कौन से हैं, पहले ये देख लेते हैं। पहला है अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, 1881 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा भारत दुर्दशा, 1875 में प्रकाशित, भारतेंदु का ही नाटक है। तीसरा चंद्रगुप्त, 1931 में प्रकाशित, जयशंकर प्रसाद का है। स्कंदगुप्त 1928 में प्रकाशित, जयशंकर प्रसाद का है। और ध्रुव स्वामिनी 1933 में प्रकाशित, जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक शामिल हैं ये। अंधा युग 1954 में प्रकाशित, धर्मवीर भारती का है। कुछ जगह 1955 भी लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर 1954 ही बताया जाता है। हर एक DSSSB के पेपर में प्रश्न ये आया हुआ है, 1954 इसका रचना काल माना है। सातवां है सिंदूर की होली, 1934 में प्रकाशित, लक्ष्मी नारायण लाल का है। और आठवां आधे अधूरे, 1969 में प्रकाशित, मोहन राकेश का है। आषाढ़ का एक दिन, 1958 में प्रकाशित, मोहन राकेश का है। मोहन राकेश के 2 नाटक शामिल हैं। और 10वां आवारा बाजार, आगरा बाजार 1954 में प्रकाशित, हबीब तनवीर का है। और बकरी 1974 में प्रकाशित, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बहुत ही चर्चित प्रसिद्ध प्रतीकात्मक नाटक है। एक और द्रोणाचार्य 1971 में प्रकाशित, शंकर शेष का है। और 13 नंबर का है अंजो दीदी, 1954 में प्रकाशित, उपेंद्रनाथ अस्क का है। और महाभोज 1979 में प्रकाशित, मन्नू भंडारी का एक उपन्यास था, जिसे बाद में नाटक में रूपांतरित किया गया। एक राजनीतिक उपन्यास था मन्नू भंडारी, जो पहले उपन्यास था, बाद में नाटक में परिवर्तित हुआ। अंजो दीदी जो है, इसमें अंजलि नाम की पात्र जो है उसकी अनुशासन प्रियता का वर्णन जो है वो इसमें कर रखा है। और ये संदेश दिया है कि ज़्यादा जीवन में अनुशासन प्रियता जो है वो भारी पड़ जाती है। एक और द्रोणाचार्य जो है, इसमें भी व्यंग्य किया गया है। एक वर्तमान आधुनिक शिक्षा पद्धति पर व्यंग्य किया है। महाभारत के प्रसंग को एक अध्यापक परिवार से जोड़ करके इस नाटक की पृष्ठभूमि तैयार की है। बकरी में जो है, बकरी के माध्यम से जो है वो व्यंग्य किया गया है। एक गरीब की जो है वो बकरी चुरा ली जाती है और फिर उसके ऊपर नाटक की पृष्ठभूमि जो है वो तैयार होती है। आगरा बाजार में आगरा बाजार का ही वर्णन है। नजीर अकबराबादी एक शायर हैं, उनके जीवन पर आधारित है। उनके जीवन छवि को इसमें उभारा गया है। 1954 में ये खेला गया था। बताते हैं कि 2004 में ये प्रकाशित हुआ है। और 1954 जो है उसमें इसको पहली बार मंच पर प्रस्तुत कर दिया गया था। आषाढ़ का एक दिन जो है, इसमें कालिदास के जीवन के ऊपर यह आधारित है। और आधे अधूरे में सावित्री मुख्य पात्र है, जो हर अपने पुरुष को आधा अधूरा मानती है और 4 पुरुषों के संपर्क में आती है, सबको ही आधा अधूरा मानती है। सिंदूर की होली जो है, इसमें चंद्रकला जो है वो इसकी प्रमुख पात्र है, जो सिंदूर की होली खेलती है एक शादीशुदा पुरुष से। और अंधा युग जो है वो महाभारत के 18वें दिन से शुरू होकर के श्री कृष्ण की मृत्यु तक की कथा वस्तु इसमें है। ध्रुव स्वामिनी जो है 1933 में प्रकाश, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक हैं। और अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा 1875 में, और अंधेर नगरी 1881 में। प्रश्न, ये नाटक किसने लिखे ये प्रश्न नहीं है, नाटक कब लिखा गया ये प्रश्न भी नहीं है इसमें, क्योंकि ये हमने ऊपर पढ़ लिया है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के 5वें अंक में पढ़े लिखे लोगों की कमेटी बनती है, जिसमें कौन भारतीय नेता नहीं है। यानी इस नाटक में क्या है कि इसमें 6 अंक हैं, 6 अंक हैं, जिसमें 5वें अंक के अंदर जो है एक पढ़े लिखों की कमेटी बनाई जाती है। तो जिसमें कौन से भारतीय लीडर का नाम उसमें शामिल नहीं है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, फिरोज शाह मेहता है, जस्टिस रानाडे है, विपिन चंद्र पाल जो है वो उसमें नहीं है। दूसरा प्रश्न है, भारतेंदु के कौन से नाटक में एक और
एक और ब्रिटिश राज की निर्ममता का चित्रण है, दूसरी ओर भारतीयों के आलस्य, निर्धनता, अशिक्षा जैसी प्रवृत्तियों का उल्लेख है। तो इसमें भारत दुर्दशा में जो है इन दोनों स्थितियों का वर्णन है। तीसरा प्रश्न है, भारत दुर्दशा के मनोभावों को पात्र बनाया है, इनमें से कौन सा पात्र नहीं है। यानी मनोभावों को इसमें पात्र बनाया गया है, जैसे भारत दुर्दैव इसका पात्र है, सत्यानाश रोग इसका पात्र है, आशा डिसलॉयल्टी इसका पात्र है, निंदा उल्टा इसका पात्र नहीं है। भारत दुर्धव किसका प्रतीक है। भारत दुर्धव जो है वो अंग्रेज का प्रतीक है। पांचवा प्रश्न है, गोवर्धन एवं नारायण दास किस नाटक के पात्र हैं। तो ये अंधेर नगरी के पात्र हैं। ये अपने महंत गुरु के साथ जो है वो अंधेर नगरी में आते हैं, और नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ महंत जो है वो अंधेर नगरी में आता है, और फिर उसमें वो देखता है कि यहाँ सब टके शेर मिलता है, तो वो वापस चला जाता है। लेकिन गोवर्धन रुक जाता है कि नहीं, मैं तो यहीं रुकूंगा, यहाँ सब कुछ एक ही भाव में मिल रहा है। तो वो खा खा कर अपनी गर्दन मोटी कर लेता है और फिर अंत में फंस जाता है। चंद्रगुप्त नाटक में कौन सा पात्र ये गीत गाता है। चंद्रगुप्त नाटक में कौन सा पात्र ये गीत गाता है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, श्याम प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो इसमें अलका जो है वो इस गीत को गाती है। अलका इस गीत को गाती है। और मैं बता दूं आपको कि चंद्रगुप्त में एक और भी गीत है जो बहुत प्रसिद्ध है, प्रश्न भी आता है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, एक गीत है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इस गीत को कार्नेलिया ने गाया है। कार्नेलिया नाम की काल्पनिक महिला पात्र है, उसने इस गीत को गाया है, अरुण यह मधुमय देश हमारा को। और इस गीत को जो है वो अलका गाती है। प्रसाद के किस नाटक की कथा वस्तु गुप्त राजवंश और मालव राजवंश से संबंधित है। तो ये स्कंद गुप्त नाटक की जो कथा वस्तु है वो इन दो राजवंशों से संबंधित है, गुप्त राजवंश और मालव राजवंश से जो है वो संबंधित है। आठवां प्रश्न है, कार्नेलिया और कल्याणी किस नाटक की काल्पनिक स्त्री पात्र हैं। तो ये चंद्रगुप्त की स्त्री पात्र हैं। अभी बताया था कार्नेलिया ने ही वो गीत गाया है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जिसका प्रश्न बहुत बार आता है। ये दोनों ही इसमें काल्पनिक स्त्री पात्र हैं। जयशंकर प्रसाद के जो ऐतिहासिक नाटक हैं उसमें कुछ ऐतिहासिक पात्र हैं, कुछ काल्पनिक पात्र हैं। तो प्रश्न आ जाता है कि कौन सा काल्पनिक पात्र नहीं है, कौन सा काल्पनिक पात्र है। जैसे 9वां प्रश्न है कि कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी का काल्पनिक पात्र नहीं है। काल्पनिक पात्र नहीं है ध्रुव स्वामिनी में, तो इसमें ध्रुव स्वामिनी नहीं है क्योंकि कोमा काल्पनिक पात्र है, मिहिरदेव काल्पनिक पात्र है और मंदाकिनी काल्पनिक पात्र हैं। ध्रुव स्वामिनी तो ऐतिहासिक पात्र है जो श्री राम गुप्त की पत्नी है। बाद में चंद्रगुप्त से इसका विवाह जो है वो इसमें होता है। ध्रुव स्वामिनी का ही प्रश्न है कि पुरुषों ने, कथन है ये कि पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता है। यह कथन किस पात्र का और किस पात्र के प्रति है। यानी पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, यह मेरे साथ नहीं चल सकता है। यह ध्रुव स्वामिनी अपने पति रामगुप्त से कहती है। ध्रुव स्वामिनी जो है वह अपने पति रामगुप्त से ही ये कहती है। और वह ये भी कहती है, इसी के साथ ये भी कहती है, उसका प्रश्न आ जाता है कई बार कि वो कहती है कि यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। सकराज के हाथों बेचने की संधि स्वीकार कर ली थी इसके पति रामगुप्त ने। तब वो ये बात कहती है कि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, कुल की मर्यादा नहीं कर सकते, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। और तभी उन्होंने ये बात जो है वो रामगुप्त से कहती है। धृतराष्ट्र, अश्वत्थामा, संजय, युयुत्सु किस रचना के प्रतीकात्मक पात्र हैं। तो ये अंधा युग के प्रतीकात्मक पात्र हैं। अंधा युग गीति नाट्य के अंतराल का शीर्षक क्या है। अब इसमें देखिए हम समझ लें कि इसमें 5 अंक हैं। 5 अंकों में लिखा गया गीति नाट्य है। 3 अंक के बाद में एक अंतराल है और 5वें अंक के बाद में एक समापन है। तो अंतराल का और समापन का भी इसमें शीर्षक दिया हुआ है।
अंतराल का और समापन का भी शीर्षक दिया हुआ है। 3 अंकों के बाद एक अंतराल है जिसका शीर्षक है पंख पहिए और पटियां। पंख पहिए और पटियां, ये 3 अंक के बाद में एक अंतराल है, उसका शीर्षक है। और पहले अंक का शीर्षक कौरव नगरी है, दूसरे का पशु का उदय है, तीसरे का अश्वत्थामा का अर्ध सत्य है, और चौथे अंक का शीर्षक गांधारी का शाप है, और 5वें अंक का शीर्षक विजय एक कर्मिक आत्महत्या है, और समापन जो है उसका शीर्षक है प्रभु की मृत्यु, यानी श्री कृष्ण की मृत्यु तक ही ये नाटक जो है वो चलता है। 13वां प्रश्न है कि किस रचना का कथानक महाभारत के 18वें दिन से लेकर श्री कृष्ण की मृत्यु तक के क्षण पर आधारित है? तो ये अंधा युग ही है। सावित्री कौन से नाटक की केंद्रीय पात्र है? तो सावित्री आधे अधूरी के केंद्रीय पात्र है, जो अपने पति महेंद्र नाथ के साथ रहती है और उससे असंतुष्ट रहती है। वो अपने बच्चों की प्रोग्रेस के लिए एक पूर्ण पुरुष की चाह रखती है और एक एक करके 4 पुरुषों के संपर्क में आती है, और लेकिन अंत में ये फैसला निकलता है कि नहीं, सब एक जैसे हैं, आधे अधूरे हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, आधे अधूरे में सावित्री के पति का क्या नाम है? तो उसके पति का नाम महेंद्र नाथ है। आधे अधूरे नाटक में चौथा पुरुष कौन है? तो चौथा पुरुष जो है वो जुनेजा है। चौथा पुरुष जो है वो इसमें जुनेजा है। कौन से नाटक की विषय वस्तु कालिदास और मल्लिका की प्रेम कथा है? तो इसमें कालिदास और मल्लिका की प्रेम कथा जो है वो आषाढ़ का एक दिन है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कालिदास का विवाह किससे होता है? अब देखो, मल्लिका और कालिदास मल्लिका से प्रेम करता है और अपने गांव में खुशहाल रहता है। उज्जैनी से उसका निमंत्रण आता है कि आप उज्जैनी आ जाए राज दरबार में, तो वो असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन मल्लिका कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी प्रगति चाहती हूँ, आप जाइए उज्जैनी। लेकिन वो उज्जैनी में जाकर के एक बहुत बड़ा पद हासिल कर लेता है, गौरव हासिल कर लेता है, और फिर उसकी शादी जो है वो किसी और से कर लेता है। मल्लिका अकेली रह जाती है। देखिए, आषाढ़ का एक दिन नाटक में कालिदास का विवाह किससे करता है? कालिदास अपना विवाह किससे करता है? तो वो प्रियंगु मंजरी से करता है। प्रियंगु मंजरी से उसका विवाह होता है। प्रेम मल्लिका से करता है, और बीच में खलनायक की भूमिका विलोम निभाता है। इसका एक पात्र है विलोम, वो बीच में खलनायक की भूमिका निभाता है, लेकिन अंत में मल्लिका को विलोम से ही विवाह करना पड़ता है। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ इसमें आषाढ़ का एक दिन में कालिदास कहाँ का राज्यपाल बनाया जाता है? आषाढ़ का एक दिन में जो है वो कालिदास कश्मीर का राज्यपाल बनाया जाता है। 19 का प्रश्न छूट गया कि आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका का विवाह किससे होता है? यानी कालिदास का विवाह जो है वो प्रियंगु मंजरी से होता है, और मल्लिका का विवाह फिर विलोम से होता है। वो चाहती नहीं है लेकिन फिर भी विलोम से होता है। और फिर कालिदास को जो है वो कहाँ का राज्यपाल बनाया जाता है? कश्मीर का राज्यपाल जो है वो इसमें नियुक्त किया जाता है। 21 का प्रश्न है, चंद्रकला कौन से नाटक की केंद्रीय पात्र है? चंद्रकला जो है वो सिंदूर की होली की केंद्रीय पात्र है। चंद्रकला सिंदूर की होली की केंद्रीय पात्र है, जो एक डिप्टी कलेक्टर की बेटी है और रजनीकांत नाम के लड़के से प्रेम करने लग जाती है, और फिर उसी के मरणशैया पर वो पड़ा रहता है। तब भी जो है वो उसके अपने हाथों से ही, उसके हाथ उंगली से जो है अपनी मांग जो है वो सिंदूर से भर लेती है। 22 का है प्रश्न कि अगर हम लोग अपना रोना बंद कर दें तो फिर हमारी मुक्ति हो जाए। यह किस नाटक की पंक्ति है? तो ये सिंदूर की होली नाटक की पंक्ति है, जो चंद्रकला ही कहती है। चंद्रकला का कथन है कि अगर हम लोग अपना रोना बंद कर दें तो फिर हमारी मुक्ति हो जाए। 23 का प्रश्न है कि सिंदूर की होली में नायिका चंद्रकला किसके साथ सिंदूर की होली खेलती है? तो रजनीकांत के साथ खेलती है। मनोज शंकर के साथ इसका विवाह तय करने की सोचता है उसके पिता मुरारीलाल, डिप्टी कलेक्टर उसके पिता हैं, और लेकिन रजनीकांत से जो है वो अपनी मांग जो है वो भरवा के
हॉस्पिटल में वो मिलने जाती है और वहीं पर अपनी मांग भर के आती है, और फिर बाद में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो ये भी कहती है कि लो भाई हम तो विधवा हो गए। तो चंद्रकला जो है वो इसमें ऐसी पात्र है जो उसके पिता ही उससे पूछते हैं मांग में सिंदूर देखकर कि किसके साथ सिंदूर की होली खेल कर आई है, तो वो कहती है कि रजनीकांत के साथ। 24 का प्रश्न है, सिंदूर की होली में चंद्रकला का पिता कौन है जो डिप्टी कलेक्टर है? तो इसमें मुरारी लाल इसके पिता हैं जो डिप्टी कलेक्टर हैं। किस नाटक की कथा वस्तु 3 अंकों में प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक की है? अब देखिए, ये सिंदूर की होली नाटक की ही है। सिंदूर की होली नाटक जो है ये सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक की एक दिन की कहानी है इसमें, और 3 अंकों के अंदर जो है वो विभाजित है। 9 बजे प्रारंभ होती है, दोपहर बाद में इसका दूसरा अंक है, और फिर 10 बजे इसका तीसरा अंक चलता है, और वो वहीं पर जो है वो खत्म हो जाता है। कौन से नाटक में नजीर अकबराबादी की जन छवि को उभारा है? कौन से नाटक में नजीर अकबराबादी, जिनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है आदमी नामा, तो इसमें आगरा बाजार में इसको उभारा है। आगरा बाजार में कौन सा पात्र नहीं है? आगरा बाजार में बाजार का वर्णन है, इसलिए इसमें पात्र हैं जैसे लड्डू वाला, तरबूज वाला, ककड़ी वाला, साबुन वाला नहीं है इसमें। ये इस तरह के पात्र हैं इसके अंदर, जैसे बर्तन वाला, पान वाला। आगरा बाजार नाटक में नजीर अकबराबादी की कविता गाने पर किसका सामान ज्यादा बिकता है? तो इसमें ककड़ी वाले का सामान जो है वो ज्यादा बिकता दिखाया गया है, कि वो नजीर अकबराबादी की कविता गाता है तो उसका सामान जो है वो ज्यादा बिकता है। ये पात्र भी हैं उसमें, बर्तन वाला, पान वाला और बर्फ वाला। विप्ती, युवक, दुर्जन सिंह, करमवीर, सत्यवीर आदि कौन से नाटक के पात्र हैं? तो ये बकरी के पात्र हैं, बकरी नाटक के पात्र हैं। अब देखिए, बकरी नाटक में लूटपाट करने वाला डकैत कौन है? तो इसमें दुर्जन सिंह, करमवीर, सत्यवीर, ये तीनों ही जो है वो इसमें लूटपाट करने वाले डकैत हैं, और ये तीनों ही मिलकर पुलिस वाले से मिलकर, अपने पुलिस वाले से मिलकर, बकरी नाटक में बकरी किसकी चुराई जाती है? बकरी चुरा लेते हैं। ये विप्ती की बकरी चुराते हैं, जो कि एक दलित परिवार की गरीब स्त्री है विप्ती, उसकी बकरी को ये चुरा लेते हैं। 32 का प्रश्न है, कौन से नाटक में आधुनिक शिक्षा पद्धति पर व्यंग किया गया है? तो इसमें एक और द्रोणाचार्य नाटक में जो है इसमें व्यंग किया गया है। 1933 नंबर का प्रश्न है कि एक और द्रोणाचार्य नाटक में 2 प्रसंग एक साथ चलते हैं, एक महाभारत का और दूसरा चलता है एक अध्यापक और उसके परिवार का। ये आधुनिक प्रसंग इसके अंदर चलता है, एक महाभारत का प्रसंग है और दूसरा है आधुनिक प्रसंग, जिसमें एक अध्यापक और उसके परिवार का दिखा रखा है। किस रचना का ताना बाना सरोहा नामक गांव के इर्द गिर्द बुना है? तो ये महाभोज का बुना है। महाभोज जो है वो सरोहा नामक गांव के इर्द गिर्द इसकी कथा जो है वो घूमती है। विशेषर उर्फ बिस्सू किस रचना का मुख्य पात्र है? ये रचना का मुख्य पात्र है, और ये है महाभोज का ही। महाभोज का कौन सा पात्र मुख्यमंत्री की भूमिका में है? तो महाभोज का दा साहब पात्र जो है वो मुख्यमंत्री की भूमिका में है। गृह मंत्रालय भी इसके पास दिखाया गया है। अंजलि कौन से नाटक की मुख्य पात्र है? तो अंजलि अंजो दीदी की मुख्य पात्र है। अंजो दीदी में अंजलि के पति का नाम क्या है? इंद्र नारायण है, जो एक वकील है। इंद्र नारायण इसके पति हैं। और अंजो दीदी में अंजलि के चरित्र का विरोधी पात्र कौन है? विरोधी पात्र कौन है? तो वो इसका भाई है श्रीपत। श्रीपत अंजलि का ही भाई है, जो उसके चरित्र के विरोध में बोलता रहता है। और धीरज इसका बेटा है, इंद्र नारायण इसका पति है, जो वकील साहब है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह दस्तूर जबाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है मेरी जबा मेरी।
यह पंक्ति अंजो दीदी नाटक में ये पंक्ति कई जगह कौन सा पात्र गुनगुनाता है, यानी एक जगह नहीं कई बार ये पंक्तियां गुनगुनाता है। और पंक्तियां कि यह दस्तूरे जबाबंदी है, कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जबा मेरी। तो इसमें इस नाटक में उसका जो भाई है वो इन पंक्तियों को जो है वो गुनगुनाता है।